अब हमें किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट जो है वो बताना है। तो इक्विवेलेंट वेट को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो देखो जरा, इक्विवेलेंट वेट जो है वो होता है हमारा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। अब ये हमारा एन फैक्टर जो है वो क्या कहलाता है? तो एन फैक्टर जो है वो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो ये किसी एसिड के लिए एन फैक्टर क्या होगा, किसी बेस के लिए एन फैक्टर क्या होगा, किसी सॉल्ट्स के लिए एन फैक्टर क्या होगा, और या फिर किसी केमिकल रिएक्शन में। अब केमिकल रिएक्शन आपकी रेडॉक्स रिएक्शन हो सकती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो सकती है, इसमें एन फैक्टर क्या होगा? तो केमिकल रिएक्शन हमारी न्यूट्रलाइजेशन हो सकती है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या फिर किसी रेडॉक्स रिएक्शन या किसी और भी रिएक्शन में एन फैक्टर कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो बड़ा सिंपल है। देखो जरा, सपोज कि इसमें हमने जो है वो HCl भरा हुआ है, इसमें हमने H2SO4 भरा हुआ है, इसमें हमने H3PO4 भरा हुआ है, इसमें हमने बेस ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, इधर पे हमने ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इधर पे हमने ले लिया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये हम एक सॉल्ट ले लेते हैं NaCl। तो अब देखो जरा एन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं। ये हमारे पास HCl सॉल्यूशन है, ये H2SO4, ये H3PO4, ये NaOH, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और ये NaCl सॉल्यूशन है। अब यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही, ये केवल और केवल सॉल्यूशन केवल है हमारे पास। अब इनका एन फैक्टर जो है वो कैसे निकालेंगे? तो देखो जरा, इसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव आयन देखेंगे, तो इसमें H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है। तो याद रखना, एक कंपाउंड में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे H पॉजिटिव है लेकिन 2 H हैं और SO4 -2 है, तो 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव चार्ज हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो H पॉजिटिव की 3 है और PO4 जो है वो -3 है। NH की बात करें तो Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो कैल्शियम डाई पॉजिटिव एंड OH -1 होता है लेकिन 2 OH हैं, तो 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे बात करें तो एल्यूमिनियम +3 होता है, OH- होता है लेकिन 3 OH हैं, तो 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव है। NaCl की बात करें तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो हर कोई कंपाउंड जो है, चाहे वो एसिड हो, चाहे बेस हो, चाहे आपका सॉल्ट हो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज उसमें इक्वल होंगे। मतलब पूरा का पूरा कंपाउंड जो है वो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। अगर उस पर चार्ज है तो वो कंपाउंड नहीं है, फिर वो आयन कहलाएगा। जैसे कि PO4 -3 ये आयन है, ये सल्फेट आयन है। अगर चार्ज है तो फिर वो आयन है, अगर चार्ज नहीं है तो फिर वो कंपाउंड है। समझ बात को? जैसे पॉजिटिव चार्ज में आपका ये अमोनियम आयन हो गया, सोडियम आयन हो गया, तो ये तो हमारे आयंस हैं और ये हमारे कैसे हैं? कंपाउंड है। तो एक कंपाउंड में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कैसा होता है? इक्वल होता है। अब एन फैक्टर क्या होता है? बस एन फैक्टर इनका चार्ज होता है, चाहे आप पॉजिटिव चार्ज ले लें या फिर नेगेटिव चार्ज ले लें। अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है तो आप पॉजिटिव चार्ज से एन फैक्टर को कंसीडर कर सकते हो, अगर दूसरे के अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है तो भी आप एन फैक्टर को नेगेटिव चार्ज से कंसीडर कर सकते हो। तो एन फैक्टर यहाँ पे कितना होगा? एन फैक्टर यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज से कंसीडर कर रहे हैं, तो एन फैक्टर यहाँ पे 1 है। H2SO4 के लिए एन फैक्टर 2 है क्योंकि यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है। एन फैक्टर यहाँ पे कितना है? 3 है क्योंकि यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज है। एन फैक्टर यहाँ पे कितना है? 1 है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 पॉजिटिव चार्ज है। एन फैक्टर यहाँ पे कितना है? 2 है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है। एन फैक्टर यहाँ पे कितना है? 3 है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज है। एन फैक्टर यहाँ पे 1 है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 पॉजिटिव चार्ज है। तो बस ऐसे हम एन फैक्टर जो है वो डिटरमाइन करते हैं। यहाँ पे हमने सोडियम कार्बोनेट लिया, तो देखो जरा, ये Na पॉजिटिव होता है, 2 Na पॉजिटिव है और CO3 -2 होता है।
तो n फैक्टर इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पे Al2O3 लिया तो एल्यूमिनियम +3 होता है, ऑक्सीजन -2 होता है। कितने ऑक्सीजन है, 3, एल्यूमिनियम कितने हैं, 2, तो 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव चार्ज, तो n फैक्टर कितना हो जाएगा, 6। अगर हमने यहाँ पे जो है वो मैग्नीशियम सल्फेट ले लिया तो Mg डाई पॉजिटिव SO4 -2, तो n फैक्टर हो गया यहाँ पे 2। क्लियर है। अगर हमने यहाँ पे जो है कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया तो कैल्शियम +2 CO3 -2, तो n फैक्टर हो गया 2। अगर हमने यहाँ पे एसिटिक एसिड ले लिया तो ये CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव, तो n फैक्टर हो गया 1। अगर हमने यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड ले लिया तो ये आयनाइज होगा COO नेगेटिव बॉन्ड COO नेगेटिव, 2 नेगेटिव हैं और 2 H पॉजिटिव है, तो n फैक्टर हो गया यहाँ पे 2। अगर हमने यहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फेट ले लिया तो Al+3 2 है और SO4 -2, ये कितने हैं, 3, तो 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव है, तो n फैक्टर हो गया 6। तो बस ऐसे हम एसिड बेस एंड सॉल्ट का n फैक्टर जो है वो बता सकते हैं। अब चलो इक्विवेलेंट वेट जो है इसका निकाल के बता देते हैं आपको, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट वेट किसके लिए, सोडियम कार्बोनेट का बता रहे हैं। ओके, मोलर मास सोडियम कार्बोनेट का कितना होता है, 106 होता है। सोडियम का 23 होता है ना, इंटू 2 करोगे, प्लस कार्बन 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 3, तो ये आप सम करोगे तो ये कितना आएगा, 106 आएगा, और डिवाइडेड बाय करोगे 2, क्योंकि n फैक्टर कितना है, सोडियम कार्बोनेट का 2 है, तो ये आएगा 53। तो इक्विवेलेंट वेट जो है ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितना है, 53। तो बस ऐसे किसी भी कंपाउंड का हम इक्विवेलेंट वेट बता सकते हैं। अब हमें इक्विवेलेंट वेट जो है वो केमिकल रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन या किसी अन्य रिएक्शन का बताना है। अब हम n फैक्टर जो है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बताएंगे। तो देखो जरा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी रिएक्शन HCl से करा है, क्या बना, NaCl बनेगा और H2O बनेगा। तो यहाँ पे आयन देखो, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव है, यहाँ पे आयन देखो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, तो इसका n फैक्टर 1 है। इस एसिड के लिए भी n फैक्टर 1 है। ये जो सॉल्ट है इसके लिए भी n फैक्टर जो है वो 1 आया। तो अब हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है वो इक्विवेलेंट वेट बताना है। तो इक्विवेलेंट वेट किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो मोलर मास कितना है इसका, 40 होता है, डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। तो इक्विवेलेंट वेट मोलर वेट के इक्वल आया। तो ये कब हो सकता है, when n factor is 1 then equivalent weight equal होगा किसके, मोलर वेट के, जिसको कि हम मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं। ये कब पॉसिबल है, जब n फैक्टर 1 होगा तब। ऐसे यहाँ पे HCl के लिए इक्विवेलेंट वेट बताओगे तो कितना आएगा, ये 36.5 होता है HCl का मास, और n फैक्टर 1 है तो ये 36.5 ही आया। मतलब इसका इक्विवेलेंट वेट और मोलर वेट कैसा है, इक्वल है। इसी प्रकार NaCl के लिए भी होगा, इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, 58.5 इसका मोलर वेट है, n फैक्टर है 1, तो ये 58.5 ही आया। तो इसका भी इक्विवेलेंट वेट और मोलर वेट इक्वल है, क्यों, क्योंकि इसका n फैक्टर 1 था। अब हम NaOH तो एज इट इज लिया हमने, लेकिन एसिड चेंज कर दिया, H2SO4 ले लिया, और रिएक्शन हो रही है ऐसी, NaHSO4 बना और बना H2O। अब देखो, ये तो आयनाइज होगा Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में, लेकिन रिएक्शन में होगा क्या कि एक H जो है वो रिप्लेस होगा, तो इसका आयनाइजेशन कैसा होगा, H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव में होगा इस रिएक्शन में, और इसका आयनाइजेशन कैसे होगा, Na पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव। तो इसके लिए n फैक्टर कितना है, 1,
इसके लिए n फैक्टर कितना है 1, इसके लिए n फैक्टर कितना है 1। तो सभी के लिए n फैक्टर की वैल्यू है 1। तो H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा 98, इसके मोलर वेट के इक्वल होगा। NaOH का इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा 40, जो कि इसके मोलर वेट के इक्वल होगा। और इसी प्रकार NaHSO4 का इक्विवेलेंट वेट भी उसके मोलर वेट के इक्वल ही आएगा। अब मान लीजिए रिएक्शन ऐसे होती है, NaOH की H2SO4 से रिएक्शन हुई, क्या बना Na2SO4 बना और H2 बना। अब याद रखना कि नॉर्मेलिटी के लिए इक्वेशन बैलेंस होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, लेकिन मोलरिटी के केस में इक्वेशन बैलेंस होना मस्ट है, कंपलसरी है। तो जब हम मोल को इक्वेट कराते हैं मोलरिटी में, तो वहां पे इक्वेशन बैलेंस होना कंपलसरी है। लेकिन जब हम नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट्स को इक्वेट कराते हैं, तो वहां पे इक्वेशन को बैलेंस होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इसी को हम लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस बोलते हैं, जो कि विदाउट बैलेंसिंग इक्वेशन में अप्लाई किया जा सकता है। तो नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में ये बहुत 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 बड़ा डिफरेंस है। ये इतना बड़ा डिफरेंस है जितना कि अमीरी और गरीबी में होता है। तो ये जो रिएक्शन है, इसको बैलेंस करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो देखो जरा, यहाँ पे सोडियम +1 में है, OH नेगेटिव में है, यहाँ पे H पॉजिटिव 2 है और SO4 -2 है। ये H2SO4 पूरा आयोनाइज हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 सोडियम आए, मतलब दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हुए, इसलिए H पॉजिटिव कैसे बने 2 बने, SO4 1 बना। ये Na पॉजिटिव है 2 है और SO4 -2 है। तो जब आप इस इक्वेशन को बैलेंस करोगे, जरूरत तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन चलो कर देते हैं, ये 2 करोगे तो इससे पता चल गया कि दोनों हाइड्रोजन सोडियम ने डिस्प्लेस कर दिए और वाटर भी यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे n फैक्टर आएगा 1 क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे n फैक्टर आएगा 2 क्योंकि यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे n फैक्टर आएगा 2 क्योंकि यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है। अब आप ये सोच रहे होगे सर यहाँ पे NaOH तो 2 है, तो Na पॉजिटिव भी 2 होना चाहिए, OH नेगेटिव भी 2 होना चाहिए, तो n फैक्टर 2 होना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि n फैक्टर जो है वो पर मोल के लिए निकाला जाता है। 2 मोल में 2 Na पॉजिटिव हैं, तो 1 मोल में कितना होगा, 1 ही Na पॉजिटिव होगा, इसलिए n फैक्टर 1 आया। अब रेडॉक्स रिएक्शन में हमें n फैक्टर पता लगाना है, इसके बाद हम इक्विवेलेंट मास जो है वो बता सकते हैं। तो KMnO4 जो है वो एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कर रहा है, तो KTSO4 बनेगा, MnSO4 बनेगा, H2 बनेगा और 5% ऑक्सीजन बनेगी। तो यहाँ पे n फैक्टर जो है वो 5 आया। कैसे आया n फैक्टर 5? तो KMnO4 में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +7 है। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते नहीं बनती है तो हमने इसका वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप वहां से सीख सकते हो। यहाँ पे मैंगनीज जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो टोटल कितना डिफरेंस आया, 5 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आया, इसलिए n फैक्टर कितना है 5 है। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, KMnO4 का जो मोलर वेट है कितना है 158 है, डिवाइड कितने से करना है 5 से करना है, क्यों n फैक्टर 5 है, तो ये 31.6 आया। तो KMnO4 का एसिडिक मीडियम में n फैक्टर होता है 5 और इक्विवेलेंट वेट जो है वो 31.6 हो जाएगा। KMnO4 जो है वो न्यूट्रल मीडियम, तो ये हमारा न्यूट्रल मीडियम है, रिएक्ट कर रहा है, KOH बनेगा, MnO2 बनेगा और एक नेसेंट ऑक्सीजन बनी। तो n फैक्टर यहाँ पे 3 आया। कैसे आया, Mn यहाँ पे +7 में है और MnO2 में Mn यहाँ पे +4 में है, तो डिफरेंस कितने का आया, 3 का डिफरेंस आया, तो 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया। ठीक है, इसलिए n फैक्टर कितना है 3 है। इक्विवेलेंट वेट कितना होगा 158 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो 52.6 आ गया। तो न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट 52.6 होता है। अब जो है स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में हमें KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट बताना है, तो यहाँ पे Mn जो है वो +7 में है और यहाँ पे मैंगनीज जो है वो +6 में है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, इसलिए n फैक्टर होगा 1। तो इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, जो मोलर वेट होगा वही इक्विवेलेंट वेट होगा। तो जब n फैक्टर होता है 1 तो इसका मोलर वेट 158 है, इसलिए इक्विवेलेंट वेट भी 158 होगा।
अब K2Cr2O7 पोटेशियम टाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में रिएक्ट किया, K2SO4 बना, Cr2SO4 होल थ्राइस, H2O और 3 नेसेंट ऑक्सीजन बने। तो यहाँ पे क्रोमियम जो है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पे क्रोमियम जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे क्रोमियम +6 में है और यहाँ पे क्रोमियम +3 में है, तो n फैक्टर होना चाहिए 3 क्योंकि डिफरेंस 3 का आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो n फैक्टर लिखा हुआ है 6। अब उसका रीजन ये है कि यहाँ पे क्रोमियम है 2, तो 2 × 6 कितना हो गया 12 और यहाँ पे 2 × 3 कितना हो गया 6, तो ये 12 है ये 6 है, तो डिफरेंस कितने का आया 6 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आया, इसलिए n फैक्टर हुआ 6। तो इक्विवेलेंट वेट कितना होगा 294 डिवाइडेड बाय 6 तो 49। तो एसिडिक मीडियम में पोटेशियम डाइक्रोमेट का n फैक्टर होता है 6 और इक्विवेलेंट वेट जो है उसका 49 आएगा।